हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2022 का पेपर नंबर 5, जो कि सामान्य हिंदी और व्याकरण का पेपर है। बहुत ही इजी पेपर है। आई होप जो लोगों ने मेंस लिखा है उन सभी से ये पेपर डेफिनेटली बन गया होगा। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। टोटल जो मार्क्स हैं इसमें 200 मार्क्स का पेपर है। तो अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अव्ययी भाव समास, इसमें जो फर्स्ट से लेकर 25 तक क्वेश्चन है उसमें पर क्वेश्चन पर कितने मार्क्स है, 3 नंबर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अव्ययी भाव समास को परिभाषित कीजिए। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि ऐसे सामासिक पद जो अवयव की भांति होते हैं या जिनमें पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और एक एग्जाम्पल कोई भी आप दे सकते थे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि की भेद लिखिए। तो दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। और संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि और यर्ण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक भाषा से आप क्या समझते हैं। तो मान्यता प्राप्त भाषा मानक भाषा कहलाती है। एक लाइन में आपको डेफिनेशन लिखना था। और जैसे हिंदी का परिमार्जित रूप भी आप बोल सकते हैं, वो मानक भाषा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मालवा में रहते हैं और आप मालवी बोली बोलते हैं, या आपकी मान लीजिए जो घर की लैंग्वेज है, आप ब्रज भाषा बोलते हैं, अवधी भाषा बोलते हैं, तो क्या उसे मानक भाषा माना जाएगा। आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो ब्रज भाषा में तो इंटरव्यू देंगे नहीं। तो मानक भाषा जो मान्यता प्राप्त भाषा होती है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसे मानक भाषा कहा जाता है। फिर संधि और समास में अंतर लिखना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 5 से 6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप सिंपली इसको ऐसे बता सकते थे कि संधि और समास दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। इसमें क्या होता है कि संधि में एक आप संधि का एग्जाम्पल दे सकते थे, यहाँ पर समास का एग्जाम्पल दे सकते थे। इस तरीके से आप बता सकते थे। फिर आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में पल्लवन की डेफिनेशन, पल्लवन की परिभाषित कीजिए। तो किसी भी दी गई पंक्ति का विस्तार करना क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। जैसे आपको भाव पल्लवन दिया है कि एक कोई पंक्ति दी है, आपको उसको विस्तारित करना है, उसका पूरा भावार्थ बताना है, तो वो पल्लवन के अंतर्गत आता है। पल्लवन के अंतर्गत 2 पॉइंट और आ सकते हैं कि उपयुक्त पदों का 1/3, मतलब जितना भी पद दिया गया है टोटल उसका क्या करना है आपको, पल्लवन में तो हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उत्कृष्ट संक्षेपण के गुण बताइए। तो उत्कृष्ट संक्षेपण के गुण क्या हैं कि हमें उसको क्या बताना है, कम से कम शब्दों में अपनी बात को बयां करना है। मतलब जो भी पद दिया गया है उसमें उपयुक्त पद का 1/3 तक उसको डिस्क्राइब करना है। और इसमें जो हम भाषा शैली यूज़ करेंगे वो गरिमामय भाषा शैली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्लेष अलंकार को स्पष्ट कीजिए। तो श्लेष का ही अर्थ होता है क्या, चिपका हुआ। मतलब श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, या जहाँ पर एक से अधिक अर्थ का उपयोग होता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, कनक कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकाय। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर उपमा दी जाती है, तुलना करना, इस तरीके से उपमा अलंकार का यूज़ किया जाता है। जैसे चांद सा मुख। व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि जब व्यंजन ध्वनि का मेल के द्वारा क्या होता है, उत्पत्ति होती है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बता सकते थे, तो वहाँ पर व्यंजन ध्वनि होगी। वृद्धि संधि का लक्षण बताइए। तो जैसे आ और आ है, इसकी जब आप ए और ए से बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए ही बनेगा, ना कि आई बनेगा। तो इस तरीके से वृद्धि संधि होगी यहाँ पर। मुदित महापति मंदिर आए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो अब जैसे यहाँ पर माँ की आवृत्ति, यहाँ पर माँ की आवृत्ति और यहाँ पर माँ की आवृत्ति, मतलब माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो अधूरा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है, या जिसके अंदर सीमित ज्ञान होता है वो क्या करता है, बहुत अधिक उसका प्रदर्शन करता है। तो उसी को क्या बोला जाता है, अधजल गगरी छलकत जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं कि जल के पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आप बता सकते हैं कि पानी, नीर,
ये सब क्या हैं, जल के पर्यायवाची शब्द हैं। तद्भव किसे कहते हैं, तो तद का अर्थ होता है मूल भाषा में प्रयुक्त जो होता है वो तद्भव कहलाता है। तद्भव तत्सम आप बचपन से पढ़ते आए हैं। वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है, तो वाक्य में पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के पूर्ण होने के उपरांत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम घर जाता है, तो ये एक पूरा वाक्य है और अब इसके बाद में जो चिन्ह होगा वो पूर्ण विराम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सामासिक पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दो या दो से अधिक पदों को एक साथ समाहित करना क्या कहलाता है, सामासिक पद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेल और प्लस गाड़ी, तो इन दोनों को अगर हम मिला के बनाएंगे तो वो एक शब्द बन जाएगा, कौन सा, रेल गाड़ी। इस तरीके से आप बता सकते थे। फिर संधि पूछा है कि प्रा प्लस उत्साह क्या होगा, तो प्रोत्साह होगा, और अन्य धन उक्ति क्या होगा, अनुक्ति होगा। ये किस प्रकार की संधि है, तो आप ब्रैकेट में बता भी सकते हैं कि यह गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो दो विसर्ग ध्वनि स्वरों के माध्यम से जो संधि बनती है उसे विसर्ग ध्वनि कहते हैं। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यो बताना था यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे बोला जाता है अभूतपूर्व। जो कभी भी नहीं हुआ है उसे बोलते हैं अभूतपूर्व, और जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। संक्षेपण किसे कहते हैं, तो जब किसी गद्य या अवतरण का 1/3 किया जाता है तो उसे संक्षेपण कहते हैं। इसके पहले भी हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो सामासिक पद के लिए योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने बोला आगे पीछे, ऊपर नीचे, तो इनके बीच में जो चिन्ह प्रयोग हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वो योजक चिन्ह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो देखिए एक बार तत्सम पूछा है, एक बार तद्भव पूछा है। तो मूल भाषा से जो वर्तमान समय तक जैसे हैं वैसे ही यूज़ किए जाते हैं, वैसे ही उपयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे ज्ञान है, गंगा है, हिमालय है, तो ये सब क्या है, पहले भी इनके यही नाम थे और अभी भी इनके यही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि असुर के दो पर्यायवाची लिखना था। यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपसे बन ही गया होगा कि असुर के पर्यायवाची में राक्षस, दानव, तमचर, ये सब असुर के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार के अंगों के नाम लिखिए। तो उपमा अलंकार के साधारणतः 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। फिर बीती, विभावरी, जागरी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें है रूपक अलंकार। पूरा दिया हुआ है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नगरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो उपरोक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अब यहाँ पर 4-4 नंबर के क्वेश्चन, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। ये अलंकार से संबंधित सारे प्रश्न हैं कि अनुप्रास और यमक अलंकार में क्या अंतर है। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों का मेल होता है, जबकि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। तो ये इनमें क्या है, बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे वनमाल विराजती है, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए काका की अनुवृत्ति अधिक बार हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। या अनुप्रास अलंकार के भी हम अगर सब क्लास पे जाते हैं तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डाले बोले मधुरी बानी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, तो इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ही फेमस सेंटेंस है ये, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। ये एक राजा थे भूषण, उनके लिए ये पंक्तियाँ यूज़ की गई थी कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं। इसका मतलब क्या है, 3 बेर, 3 बेर का मतलब होता है 3 बार, और एक जो दूसरा बेर है उसका अर्थ होता है जो बेर फल होता है। मतलब ऐसी महारानी जो 3-3 बार खाना खाती थी, आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वो केवल 3 फल मतलब 3 बेर के फल खा के काम चला रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है, अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो रूपक का अर्थ होता है रूप देना, या एक लाइन में हम डेफिनेशन, इसकी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि लिख सकते हैं कि उपमेय में उपमान के आरोप को रूपक अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की
सजल नीरद की कल कांति थी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन शायद कुछ लोगों से नहीं बना होगा। फिर जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हों उसे क्या कहा जाता है? तो आपने जब उपमा के प्रकार पढ़े होंगे तो जिसमें चारों अंग मौजूद हों उसे कहा जाता है पूर्ण उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो जहाँ पर जनु मनु ऐसे शब्द मिलते हैं वहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मैं कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर ट्रांसलेशन बताना था आपको, तो ये तो आपसे बन ही गया होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के राज्य क्षेत्र हैं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मामला अभी समीक्षाधीन है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है। ये क्वेश्चन था मामला अभी समीक्षाधीन है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा द केस इज स्टिल अंडर रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति समझौते पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तो पीस एग्रीमेंट साइन बाय बोथ साइड। पुल नदी के ऊपर है, द ब्रिज इज ओवर द रिवर। नेक्स्ट है कि इस कमरे का दरवाज़ा छोटा है, द डोर टू द रूम इज स्मॉल। आप देख सकते हैं कि क्या इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। फिर अब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना था यहाँ पर कि द पुलिस इमीडिएटली रश टू द साइड टू द एक्सीडेंट, तो इसका होगा कि पुलिस तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द इन्वेडिंग आर्मी सेक द सिटी, आक्रमणकारी सेना ने शहर पर कब्जा किया। नेक्स्ट सेंटेंस है द कोर्ट रिजर्व द जजमेंट, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। नेक्स्ट है दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये सुबह से खेल रहे हैं। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग फॉर एन आवर, मेरी माँ 1 घंटे से खाना बना रही है। आई होप आपसे बन गए होंगे ये सेंटेंस, इतने भी टफ नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें व्यंजन संधि है और इसको जब हम डिफाइन करेंगे, इसकी जब विच्छेद करेंगे इसको, तो उत धन शिष्ट क्या होगा? उत्चिष्ट। फिर महेश्वर, महेश्वर में कौन सा भेद है? तो यहाँ पर वृद्धि संधि है और इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो ये क्या होगा? महाधन ऐश्वर्य। नेक्स्ट पूछा गया है कि धनु टंकार शब्द में कौन सी संधि है? तो धनु टंकार में विसर्ग संधि है, धनु प्लस टंकार। फिर समस्त या सामासिक पदों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? तो समास विग्रह कहलाता है। किस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं, जैसे माता और पिता, यहाँ पर और लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो दो विपरीत शब्दों के बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है वो होता है योजक चिन्ह। जैसे दिन और रात, तो हम क्या है इस तरीके से योजक चिन्ह का यूज करते हैं। वाह तुम्हारी क्या कहनी, वाक्य में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए पुनः लिखिए। तो हम इसको कैसे बताएंगे? वाह, फिर यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा और फिर यहाँ पर क्या आएगा? तुम्हारे क्या कहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वाक्य के अवतरण का ज्यों का त्यों उद्धत करने के लिए प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाता है? तो उसे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। फिर किन्हीं भी 2 विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो पूर्ण विराम को हम इस तरीके से बताते हैं और अल्प विराम को हम इस तरीके से बताते हैं। अर्ध विराम को इस तरीके से बनाते हैं, योजक चिन्ह को इस तरीके से बताते हैं। तो बहुत सारे चिन्ह हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन था, फिर एक यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया था, इसमें चिन्हों को बताना था। यह कहानी जो किसी मजदूर के जीवन से संबंधित है बड़ी मार्मिक है, वाक्य में सही विराम चिन्हों का उपयोग करना है। तो यह कहानी के बाद में क्या आएगा? यहाँ पर अल्प विराम आएगा। इसके बाद में जो किसी मजदूर के जीवन से संबंधित है, तो संबंधित है यहाँ पर अर्धविराम आएगा और इसके बाद में बड़ी मार्मिक है, सेंटेंस खत्म हो चुका है इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। फिर इसके बाद में इधर देखिए, इधर पे बताया गया है कि
इन प्रश्नों में प्रारंभिक व्याकरण शब्दावलियों से संबंधित 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न पर कितने मार्क्स हैं? 2 नंबर हैं। तो यहाँ पर पूछा गया वसीयतनामा। वसीयतनामा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टामेंट। एक्टिंग का हिंदी में परिभाषित शब्द लिखिए। तो देखिए, एक्टिंग को वैसे अभिनय भी कहा जाता है और जैसे हम बोलते हैं एक्टिंग गवर्नर, एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो यहाँ पर कार्यकारी भी हो सकता है। अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ बताना है। एक आंख से देखने का मुहावरे का अर्थ है समान नजरिए से देखना। जारज शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर अगर जारज होता तो इसका जो विलोम शब्द होता वो होता औरस। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्षिप्रस्त्र। बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो क्या होगा? वत्स। जैसे हम बोलते हैं वत्स, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, तो यहाँ पर तत्सम शब्द है बच्चा का वत्स। चोर शब्द को 2 पर्यायवाची लिखने थे इसके। तो चोर को रात्रिचर भी कहा जाता है, खनद भी कहा जाता है और मूषक भी कहा जाता है। ये मूषक है ना कि मूषक है, क्योंकि अगर आप मूषक लिख देंगे तो उसका अर्थ चूहा हो जाएगा। फिर राठिणी का मानक रूप लिखिए। इसका आंसर मुझे नहीं पता, ये आपको देखना है कि ये क्या हो सकता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, यह कहावत का अर्थ बताइए। तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, इस कहावत का जो अर्थ है वो है कि एक व्यक्ति के निर्णय में सभी का मत सम्मिलित होना। श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश का मतलब होता है शुभारंभ करना। जैसे हम बोलते हैं कि किसी भी कार्य का हमने क्या किया है? श्री गणेश कर दिया है। और इति श्री का मतलब होता है समाप्त करना। जैसे कि कल आपका फाइनल और ऐसे का पेपर होगा और आपके मेंस एग्जाम की क्या हो जाएगी? इति श्री हो जाएगी। तो आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ये 10 क्वेश्चन मतलब ये 20 में से 20 नंबर आप ला सकते थे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर हम एक क्वेश्चन को छोड़ दें मतलब 18 नंबर तो आप यहाँ पर ला ही सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर गद्यांश पढ़ना है और फिर उसके सही आंसर देने हैं। तो आपको गद्यांश पढ़ना है और उन सभी के आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन तो डेफिनेटली आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है? ये संक्षेपण करने के लिए दिया गया है, गद्यांश दिया है और उसके पढ़कर आपको क्या करना है? संक्षेपण करना है। तो ये भी डेफिनेटली आप सभी से बन गया होगा। तो इस तरीके से ये आपका 200 नंबर का पेपर था। बहुत ही इजी पेपर की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो डेफिनेटली आप सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी करी है और आपसे ये पेपर ज़रूर बन गया होगा। फिर जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।